Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, we have already started the topic cloning vectors. Okay, last lecture में हमने cloning vector, that artificially cloning vector, that is PBR 322 के बारे में डिटेल में पढ़ा था. अबाउट द डिफरेंट साइट्स, कौन कौन सी क्लोनिंग साइट्स होती हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ इस लेक्चर में हम फीचर्स पढ़ेंगे दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर. नाउ देयर आर फ्यू फीचर्स दैट अ क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव. ओके, कुछ ये एक जो है कॉमन फीचर्स हैं. स्पेसिफिकली हम नहीं कह रहे हैं कि ये प्लाज्मिड में होना चाहिए या कॉस्मिड में होना चाहिए या फिर फेज में होना चाहिए, लेकिन कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है जो कि क्लोनिंग करेगा, ओके, जो कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसको फाइनली होस्ट की बॉडी में, उस वेक्टर में ये फीचर्स होने चाहिए. नाउ द फर्स्ट इज़ योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नेक्स्ट इज़ योर सेलेक्टेबल मार्कर, देन क्लोनिंग साइट्स एंड वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल. नाउ इसमें इस चैप्टर इस लेक्चर में हम डिटेल में सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में एम्फसाइज करेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर का क्या यूज़ है और ये किस तरह वर्क करते हैं. नाउ पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, दे आर द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, also responsible for controlling copy number of the linked DNA. Now ये सिंपली ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस एज यू हैव सीन इन द फिगर, जब हमने PBR का फिगर था वो फिगर आपको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बात तो वो फिगर आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए, इवन आपको बनाना आना चाहिए, डिफरेंट साइट्स पता होनी चाहिए उसकी कहाँ होती हैं. अब ये जो होता है ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, ये सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, किसी भी DNA में लाइक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम प्लाज्मिड की बात करें PBR 322, तो यू हैव सीन द लोकेशन. नाउ आई विल जस्ट शो यू. ओके, सो दिस इज़ द लोकेशन, दिस इज़ द ओरिजिन from where the replication starts. Okay, where when linked to this sequence can be made to replicate into the host body. Means जो भी foreign DNA है, okay, जब हम इसको जो है linked करेंगे, okay, linked करेंगे, after that this will replicate, sorry, ये जो origin of replication है, जब हम इसको foreign host की body में जो है हम introduce करेंगे तो ये replicate कर पाएगा to produce number of copies. Okay, this sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. That is the same thing. जो भी हमने DNA link किया है, means जो foreign DNA, जो भी हमने इस foreign DNA को इस क्लोनिंग वेक्टर में जो लिंक किया, जोड़ा और उसको होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, तो फिर वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा. सो दिस रेप्लिकेशन अकर एट दिस पॉइंट, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेलेक्टेबल मार्कर. मार्कर्स क्या होते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें. लाइक जब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं अपनी, हम बुक स्टडी करते हैं, नोट्स या भी जो भी बनाते हैं, तो हम डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ करते हैं, या फिर हम बुक में जब रीडिंग करते हैं तो हम हाईलाइट करते हैं कुछ पॉइंट्स को, कुछ डेफिनेशंस को, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को. ओके, वी ऑल डू. ठीक है, आप लोग भी करते हो. तो हम क्यों करते हैं, हम मार्क करते हैं. सो किस लिए मार्क करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है. वो हाईलाइट करने से हमें क्या पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. सो द सेम वे द सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं, ये भी वेक्टर जो होता है, जो भी आपका क्लोनिंग वेक्टर होता है, उसको चाहिए होते हैं, ये उसमें प्रेजेंट होते हैं ताकि वो क्या कर सकें. ये सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, ये उसी तरह हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, सेलेक्ट करने में, किसको, रिकॉम्बिनेंट DNA को या नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA को. मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेंट DNA क्या है, वो DNA जिसमें फॉरेन DNA जो है हमने लिंक किया, जब हमने उसमें जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट DNA. नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA क्या है, जिसमें फॉरेन DNA नहीं जुड़ा या
वो अपना उसने एक्सप्रेशन नहीं शो किया। ठीक है, वो हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें या तो हम ये कह लें सिंपली कि फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कौन सा जो डीएनए है वो जो भी ये रिकॉम्बिनेंट है कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वो हेल्प तो करते हैं, लेकिन कैसे हेल्प करेंगे? तो उसका प्रोसेस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मीन्स अगर चेंज आया किसमें, जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है, अगर उसमें जो है चेंज आया इंट्रोड्यूस करने के बाद होस्ट की बॉडी में, ओके, दैट मीन्स कि जो भी होस्ट की बॉडी में जो भी डीएनए था वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो अब चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये दो तरीक़ों से सेलेक्टिव मार्कर जो है हेल्प तो करता है आइडेंटिफाई करने में, सेलेक्ट करने में रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और ये दो प्रोसेसेस से करता है। दो तरीके हैं, पहला है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, दूसरा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको बहुत अच्छे से समझना। ओके, पहला हम बात करते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट करना। अब हमने देखा था पीबीआर की बात करें, पीबीआर में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। कौन कौन से? एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, रेजिस्टेंट माने जो कि रोकते हैं। अब सपोज़ हमने क्या किया, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ठीक है, ये आपका क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, ये आपका क्लोनिंग वेक्टर है PBR 322, जिसमें दोनों ही तरह के एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। अब अगर हम इस क्लोनिंग वेक्टर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम ग्रो करेंगे, ठीक है, जिसमें ये क्लोनिंग वेक्टर प्रेजेंट है, और उसको हम चाहें किसी भी मीडियम में ग्रो करें, चाहे हम एंटीबायोटिक्स डालें उस मीडियम में, एम्फिसिलिन डालें या टेट्रासाइक्लिन डालें, कोई भी हम मीडियम में ग्रो करेंगे वो ग्रो शो करेगा। ठीक है, ग्रोथ होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ शो हो रही है। लेकिन सपोज़ अब आपने क्या किया, सपोज़ लेट्स गो बैक फर्स्ट। ओके, ये आप फिगर देख रहे हो। सपोज़ ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला एंटीबायोटिक है, ठीक है, अगर हमने इसको रिमूव कर दिया, सपोज़ ये वाला जो टेट्रासाइक्लिन जो जीन है किसमें, प्लाज्मिड में, वो हमने रिमूव करके यहाँ पे फॉरेन डीएनए लगा दिया। जो हमें डीएनए, जो भी जीन हमें चाहिए है होस्ट की बॉडी में, हमें उसको इंट्रोड्यूस करना, हमने वो यहाँ पे लगा दिया। अब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन तो हट गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर अब हम इसको, अगर हम एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक्स मीडियम में इसको ग्रो करेंगे तब तो ये ग्रोथ शो किया, लेकिन अगर हमने इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो किया तो ये ग्रो नहीं करेगा, ये ग्रोथ नहीं शो करेगा, ये मर जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक पहला तरीका है, दैट इज़ योर इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी हमने फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया था क्या वो अब काम कर रहा है कि नहीं। अगर ग्रोथ नहीं हुई, इसका मतलब कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो रेडी है, वो बिल्कुल सही हमने बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रोथ होती, इसका मतलब कि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अभी वो सही से नहीं बना है। तो ये हमने कैसे चेक किया, ये हमने इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स से चेक किया। किसी भी एंटीबायोटिक्स दोनों में से आप रिमूव करिए और उसको फिर ग्रो कराइए उसी एंटीबायोटिक्स में, तो ग्रोथ नहीं होगी रिमूवल के बाद। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस में ग्रोथ होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट यू कैन से मेथड हाउ टू नो कि जो हमने जो है आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने प्रिपेयर किया है, वेदर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अकरिंग हेयर और नॉट। ओके, अब ये जो हमने कट करके डीएनए लगाया, ओके, फॉरेन डीएनए, अब ये हम कहाँ लगाएंगे। सपोज़ अगर हम टेट्रासाइक्लिन को रिमूव कर रहे हैं,
टेट्रासाइक्लिन को रिमूव कर रहे हैं तो ये जो है आपका ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है BAM-H1, ये रिमूव करेगा क्योंकि ये यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन में वर्क करता है। ओके, और अगर हम आपका जो है सपोज़ एम्फिसिलिन हम रिमूव करेंगे तो इसको कौन करेगा, इसको जो है आपका PVU1 जो है वो रिमूव करेगा। ओके, वो रिमूव करेगा, कट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब कट होगा DNA तभी तो हम उसमें अपना फॉरेन DNA डालेंगे। तो कट करने के लिए जो है उनके लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और वो अलग अलग जगह से ही कट करते हैं अलग अलग एंजाइम्स। ओके, नाउ दिस वाज द फर्स्ट वे हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द whether the transformation has occurred, whether the recombinant DNA has prepared or not. Now next है आपका that is your insertional inactivation. अब इसको समझते हैं। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले। ligation of alien DNA is carried out at the restriction site प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू, किसी भी दो में हमने लिगेशन किया, मीन्स वहाँ पे जोड़ दिया किसको, एलियन या फॉरेन डीएनए को। एग्जाम्पल, फॉरेन डीएनए को अगर हम BAM-H1 साइट पे हमने लिगेट किया तो वो कौन सी साइट थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वहाँ से हट गया, तो रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड बना वो उसने टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस लूज कर दिया एंड इट कैन नॉट बी सेलेक्टेड इट एंड कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट से हमने उसको अलग कर लिया। ठीक है, ओके ना। इसी तरह अगर हमने एम्फिसिलिन को भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, सो इन द बोथ वे दैट कैन बी चेक्ड। नाउ रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन था उसको रिमूव कर दिया। नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे मीन्स जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है वो दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल ई-कोलाई। ठीक है, नॉर्मल अगर हम ई-कोलाई की बात करें तो उसके पास कोई भी डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ द एंटीबायोटिक्स, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये हमने जो PBR बनाया है दैट इज़ द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये हमने आर्टिफिशियली बनाया है जिसमें हमने ये साइट्स पर्टिकुलर बनाई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने बताया प्रेजेंटली ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर आर डेवलप्ड विच डिफ्रेंशिएट recombinants from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance. Now दूसरा तरीका बताया हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नाउ दूसरा तरीका है कि इसमें क्या किया, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन। अब ये जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है इसमें एक साइट होती है, ओके, कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज़ योर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम होता है। ओके, अब हमने क्या किया, इस एंजाइम को हमने इनएक्टिवेट कर दिया। कैसे, हमने इस एंजाइम की जगह अपना फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। इंसर्ट किया और इनएक्टिवेट किया। इंसर्ट किया हमने फॉरेन डीएनए अपना। इनएक्टिवेट क्या हुआ, इनएक्टिवेट हुआ आपका गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आपका इनएक्टिवेट हुआ, और ये गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है ये बेटा जिसमें होता है, जिस भी बैक्टीरिया में ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू कलर की कॉलोनीज़ बनाने के लिए। लेकिन जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि अब तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा ये कॉलोनीज़ नहीं प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर की, बल्कि ये कैसी कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करेगा, कलरलेस प्रोड्यूस करेगा कॉलोनीज़, और हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो ये दो तरीके हैं जो कि एज अ सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, पहला क्या था, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें दो एंटीबायोटिक्स हम लोग ने पढ़ी, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। दूसरा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसमें कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो हम रिमूव करके उसकी जगह हमने फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया।
Okay, so this is how the selectable marker they are required. These selective markers, they are very important and they are required for the cloning vector में इनकी बहुत ज़रूरत होती है in order to identify and eliminate non recombinant DNA. ठीक है, नॉन जो रिकॉम्बिनेंट है उसको एलिमिनेट करो, इसको रिमूव करो, क्योंकि जब वो पहचान लेंगे तो नॉन रिकॉम्बिनेंट का कोई यूज़ ही नहीं है, और रिकॉम्बिनेंट के साथ फिर वो जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा होस्ट बॉडी में फॉर रेप्लिकेशन. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द योर सेलेक्टेबल मार्कर. अब जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज़ द वेक्टर्स दैट आर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, वेक्टर्स जो हैं दैट यूज फॉर क्लोनिंग जीन्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल कौन कौन से वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं. दिस इज़ ऑल स्टूडेंट. थैंक यू एवरीबडी.